हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने हाजिर है पार्ट नंबर 5 में। जिस तरह के हम पार्ट 4 डिस्कस कर चुके हैं अपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वर्सेस इलेक्शंस की सीरीज़ में। ये सिर्फ मैं सीरीज इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों को इंट्रोडक्शन हो कि इलेक्शंस, आईएमएफ, इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन रेट्स से पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज कैसे इफेक्ट होती है। तो फाइनल वर्डिक्ट इसमें मेरा सबसे पहले हमने देखा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आईएमएफ की डेट से जब कर्जे अप्रूव होते हैं विग्रसली इफेक्ट होती है और इन मोस्टली कंडीशंस ये ऊपर जाती है। लेकिन इलेक्शंस की डेट्स में हमारे पास इतना कोई हमारे पास खास इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हुक्मरान आया है कि उसने किस तरह की पॉलिसीज बनानी है। ठीक है। अच्छा, आईएमएफ की जो डेट्स है ना, वो हम पहले देख चुके हैं कि इन डेट्स को क्या हुआ था। वो आप पिछली वीडियो में बेशक जाके देख लें। फाइनल वर्डिक्ट मैंने आपको बता चुका हूँ कि यस और वेगलेस। ठीक है। अब हमने मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना है, हमें मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना है। हम मार्केट से एक रियलिस्टिक वैल्यू, एक रियलिस्टिक गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तकरीबन तकरीबन 5% का, 3% का, मिनिमम 3% का, मैक्सिमम 5% का गेन। ठीक है। इन इन वेरी गुड कंडीशंस 6% का गेन दे सकती है और मार्केट ऑल टाइम हाई लगा के दोबारा नीचे भी आ सकती है, इन केस इस सपोर्ट लेवल को टारगेट ना करें। ठीक है। अगर मुल्क बहुत ही सेफ हैंड्स में आएगा, मुल्क में न्यू रिफॉर्म्स आएगी, इंटरेस्ट रेट इसी तरह रहेगा, इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा तो मार्केट भी ऊपर जाएगी, जाहिर सी बात है। अब मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो मार्केट में जो है ना, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई नहीं, सॉरी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है ना रेट्स नीचे आ जाएंगे मार्केट के। और इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी पिछली वीडियो से। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको चार्ट दिखाया था पार्ट नंबर लाइक 3 या 4 में, आई गेस, कि मार्केट के मैंने इन्फ्लेशन का चार्ट दिखाया था कि इन्फ्लेशन किस हिसाब से ग्रो करती है और अपने जो हाईएस्ट पीक को टच करके वापस आती है। जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन का चार्ट था वो भी आपको दिखाया था। तो इन्फ्लेशन जो है, अगर रियलिस्टिकली बंदा सोचे ना, तो इन्फ्लेशन इतनी हाई पीक वैल्यू पे ना सस्टेन नहीं कर सकती। इन्फ्लेशन को आहिस्ता आहिस्ता, इंटरेस्ट रेट को, इन्फ्लेशन को, दोनों को नीचे आना पड़ेगा। ठीक है। जिसकी वजह से हम देख सकते हैं अगर इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट नीचे आए तो बैंक्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो सकती है। ठीक है। जो बिल्कुल कन्वेंशनल बैंक्स हैं जो सिर्फ इंटरेस्ट पे काम करते हैं उनकी तो आप समझ लें कि थोड़ी सी, काफ़ी ज़्यादा कम होगी। लेकिन जो इस्लामिक है उनकी हम समझ सकते हैं कि थोड़ी सी कम होगी एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बैंक्स, इन केस इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं। लेकिन इन केस इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर हम ऊपर कंसिडर कर रहे हैं तो हम ये सोच के कंसिडर कर रहे हैं कि ये ऑल टाइम हाई अपना इन्फ्लेशन रेट्स लगाएंगे। अगर मैं दिखाई दूँ इन्फ्लेशन रेट्स इन पाकिस्तान, तो मैं आपको ये दिखाई देता हूँ कि ये मैंने इन्फ्लेशन का चार्ट खोला है। अगर यहाँ मैं लाइन लगा दूँ और इसको मैक्स कर दूँ तो ये इन्फ्लेशन मैंने आपको दिखाया था कि इससे टकरा के वापस नीचे जाती है ना, इन्फ्लेशन कम हो जाती है। तो अब जब इन्फ्लेशन कम होगी तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, तो हम बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस भी हमें कम देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस कम होगी तो जाहिर सी बात है बैंकिंग सेक्टर में से प्रॉफिट टेकिंग की जाएगी, उनके रेट्स कम हो जाएंगे थोड़े बहुत। ठीक है। तो ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हमें पता नहीं कि इंटरेस्ट रेट कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस नीचे जाएगी। अब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो कुछ सेक्टर्स के लिए ये अच्छी परफॉर्मेंस भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जो कंपनीज हैं जो अपने आप को ग्रो करना चाह रही हैं, अब वो जाहिर सी बात है उनके लिए इंटरेस्ट रेट कम है, मीन्स के लोन वो अच्छे, जहाँ पे उनको 1 अरब पे 20-30 करोड़ का लोन देना पड़ रहा था, 20-30 करोड़ का अपना सूद देना पड़ रहा था, इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, अब वो 20-30 करोड़ से उठ के 10 करोड़ 15 करोड़ तक देंगी। तो उनके लिए एक बाइंग, अपनी एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। तो हम स्टॉक मार्केट को उस लिहाज से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास
प्रॉपर हमारे पास सिनेरियो होना चाहिए कि इन केस हमारे पास अगर स्टॉक मार्केट जाती है इस इधर से ऊपर, मतलब कि इस ऑल टाइम हाई से ऊपर एक हाई लगाती है और इस सपोर्ट पे सस्टेन करती है, तो हम स्टॉक मार्केट को देख सकते हैं कि ऊपर जाएगी। और ऑब्वियसली इसमें पॉलिटिकल रीजंस भी इंक्लूड होते हैं कि अगर हम आईएमएफ का एक और हमने कोई कर्जा कुर्जा मांग लिया तो फिर वो फिर और ऊपर चली जाएगी। अब देखें ना, आईएमएफ क्या करती है, आईएमएफ आपको कर्जा देती है, क्यों देती है? क्योंकि उसको पता है पाकिस्तान ने कोई बात उसकी तो माननी ही नहीं, उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल तो करनी ही नहीं। तो आईएमएफ क्यों कर्जा देती है? क्योंकि आईएमएफ नहीं चाहती कि ये पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर पावर है वो एक रोग नेशन बन जाए और वो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करे और दुनिया में तबाहियां मचाना स्टार्ट कर दे। अब जब जाहिर सी बात है, जब मुल्क में गरीबी आती है तो मुल्क की अवाम क्या करती है? मुल्क की अवाम चोर डाकू बनती है। अब एक बड़े लेवल पे मुल्क में गरीबी आ रही है, मतलब कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, तो अवाम क्या करेगी? अवाम रोग नेशन हो जाएगी, ठीक है? जो रोग नेशन बन के मुल्क के खिलाफ ही वो करना शुरू हो जाएंगे, टेररिज्म आ जाएगा, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो आईएमएफ इस चीज़ से डरता है, फिर इसलिए वो पाकिस्तान को अप्रूव कर देता है उसके लोन्स वगैरह, रादर के पाकिस्तान उसकी कंडीशंस पे इतना अमल नहीं करता। तो ये एक कंडीशन होती है कि आईएमएफ क्यों हमारे कर्जे करता रहता है अप्रूव। लेकिन फिर भी हम इसको दोनों सिमत में देख सकते हैं, हम इसको नीचे भी देख सकते हैं, मार्केट को इस पॉइंट पे भी देख सकते हैं, हम मार्केट को इससे ऑल टाइम हाई लगा के ऊपर भी देख सकते हैं। लेकिन मैं एक पते की बात अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट खोलें तो एक चीज़ हमें ज़रूर देखने को मिल रही है, वो क्या? कि हम जितना भी कर लेना, मतलब हम जितना भी टाइम फ्रेम खोल लें, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम जो कि एक सस्टेनेबल टाइम फ्रेम माना जाता है, तो वो उसमें हमेशा मार्केट एक ऊपर अपवर्ड परफॉर्मेंस में ही रही है, ठीक है? उसमें मार्केट हमने मार्केट को कभी डाउन परफॉर्म करते नहीं देखा, वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते ही ऊपर जा रही है। दिस मीन्स इन अ लॉन्गर रन फॉर इन्वेस्टर्स मार्केट इज ऑल योर्स। मार्केट इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास ये देखें ना, एक बड़े एक बड़े हायर हाई पे खड़ा हुआ है ये, तो इसको एक हायर लो भी तो लगाना चाहिए। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से एक करेक्शन का। ये देखें, यहाँ पे हायर हाई लगाया, हायर लो लगाया, मार्केट यहाँ पे हायर लगाएगी तो यहाँ पे कोई उसको हायर लो तो लगाना चाहिए ना। तो फिर ही वो मार्केट में एक सस्टेनेबिलिटी वाली चीज़ आएगी कि फिर अब इस तरह मार्केट डंडे की तरह ऊपर जाती रहेगी तो ये तो फिर सही बात नहीं है। इसमें तो सिर्फ बंदा इन्वेस्ट ही कर रहा है, इसमें तो वो ट्रेडर्स निकाल नहीं रहे। या फिर अब हमने जो देखा था कि मार्केट में 6-7 महीनों से अपना फॉरेन कॉरपोरेट्स माल चिप इन करी जा रहे हैं, वैल्यूज खरीदी जा रहे हैं, स्क्रिप्ट्स में डाली जा रहे हैं पैसा, तो उन्होंने निकालना भी तो है पैसा। तो ये भी हमें बात सोचनी चाहिए और हमें सोचना भी चाहिए कि वी शुड एक्सपेक्ट अ करेक्शन, कि हमें इन इन वैल्यूज पे अराउंड इधर हमें इस 44,900 से लेकर 50,500 से 51,000 तक मार्केट को जरूर आना चाहिए ताकि वो एक नया हायर हाई बनाए। तो ये था मेरा पैगाम, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मार्केट। अब सजेशन फॉर ट्रेडर्स मेरे पास यही है, एक सजेशन कि ट्रेडर्स को चाहिए कि अभी एग्जिट कर लें। ट्रेडर्स जो स्विंग ट्रेड्स खेलते हैं उनको चाहिए कि एग्जिट कर ले। जिन्होंने यहाँ पे माल उठाया, जिन्होंने यहाँ पे माल उठाया है, ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना के बैठे हैं, ऑलरेडी वो 30-30% का प्रॉफिट बना के बैठे हैं, ऑलरेडी वो 50-60% का प्रॉफिट बना के बैठे हैं, या मिनिमम भी अगर देखें तो वो 11-10% का तो प्रॉफिट बना के बैठे हैं। तो उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग अ यहाँ पे रिजेक्शन, ठीक है? वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिजेक्शन। अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैंने क्या राय है, उनके लिए मेरी राय है वेट एंड वॉच। अब मार्केट को हमें या तो इसको ऊपर से काटे मार्केट, फिर नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट बनाए, फिर ऊपर जाए, फिर हम कुछ कह सकते हैं कि मार्केट में नया मूव देखने को आ रहा है। लेकिन अभी ये मार्केट में डायरेक्ट हमारे रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो इन्वेस्टर्स के लिए भी अभी यही अप्रोच मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टर्स शुड वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच की जो है ना आप तरकीब भी फिलहाल अपनाएं। जो माल आपने यहाँ पे खरीदा हुआ है उनको होल्ड करके रखें, अच्छे स्टॉक्स अच्छी प्राइस पे खरीदे हैं उनको होल्ड करके रखें, दोबारा नीचे आए तो दोबारा एवरेज आउट करें उसको, दोबारा अपने स्टॉक्स को बढ़ाएं।
ठीक है। और एक मेरी बात याद रखें, मार्केट चाहे जितनी मर्जी नीचे आ जाए, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, जिसमें यूजर्स, जिसमें आपके जो बायर्स होते हैं वो ज़्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं रादर देन ट्रेडर्स, तो वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता है और नीचे जब मार्केट करेक्शन लेती है तो वो ज़्यादा नीचे नहीं आता। मतलब अराउंड 5% तक तो शायद आ जाए नीचे, लेकिन उससे 5-6% से नीचे नहीं आता स्टॉक। अगर कोई अच्छी कंपनी है, मिजान बैंक, शाहमुराद शुगर मिल्स, इस तरह अगर कोई अच्छी कंपनी है तो वो नीचे नहीं आएंगी। आएंगी अगर सपोज आ भी गई तो उसको हमारे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको खरीदें। अब मिलर ट्रैक्टर्स को मैंने 380 की प्राइस पे भी देखा हुआ है, मैंने मिलर ट्रैक्टर को 600 की प्राइस पे भी देखा हुआ है। तो 380 वाली प्राइस इज मोर गुड फॉर मी फॉर मिलर ट्रैक्टर्स रादर देन बाइंग इट ऑन 600। ठीक है, तो जब नीचे आए तो इन्वेस्टर्स के कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई हम अब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं मार्केट में, वी हैव इनफ कैश टू इन्वेस्ट इन मार्केट। तो ये कुछ चीज़ें नोट करनी चाहिए, और यही मेरा फाइनल वर्डिक्ट था फॉर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। तो सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को इन सीरीज़ के बारे में कोई भी सवाल हो, कमेंट्स में पूछें। अच्छी लगी हैं कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई सजेशंस हैं वो भी आप मुझे कमेंट्स करें। और कोई स्क्रिप्ट्स नई फंडामेंटली एनालाइज करना चाह रहे हैं वो भी बताएं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियोस। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।